वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2023 की तैयारी में हम लोग बहुत जी जान से लगे हैं। उसमें जो है यह प्रैक्टिस सेट, घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट लेके आप लोगों के बीच में उपलब्ध हुए हैं और यह जो है घटना चक्र का लास्ट प्रैक्टिस सेट है, 20वां सेट है और यह लास्ट है। यह चैनल का 20वां है, जबकि घटना चक्र में टोटल 10 प्रैक्टिस सेट थे और यह उसका 10वां सेट है। यह कंप्लीट करने के बाद आपका घटना चक्र पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आपको बता दें, ऐसे ही यूथ हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। सभी का अब जो है कंपाइलेशन करके एक मैराथन क्लास बनाई जाएगी, जो कि रिवीजन के रूप में आप लोगों के बीच में उपलब्ध होगा। उसे आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग एक बार अगर इसे अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो फैक्ट जो है आपके दिमाग में बहुत अच्छे से फीड हो जाएगा, ताकि परीक्षा में जो है सभी प्रश्न सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। चलिए, ज़्यादा समय न गवाते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके बीच तक्षशिला शहर स्थित है? किसके बीच तक्षशिला शहर स्थित है? तो सबसे पहले आप लोग तक्षशिला को देखिए। ये है तक्षशिला। देखिए, आज से लगभग 2500 से लेके 2600 वर्ष पुराना ये यूनिवर्सिटी बना था। आप सोचिए, दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी है जो इंडिया में अवेलेबल था उस समय, भारत देश में। आप सोचिए इसकी अद्भुत कलाकारी उस समय की इंजीनियरिंग वगैरह की तैयारी यहाँ पे आसानी से कराई जा रही थी। अध्ययन से पता चला है कि टोटल 64 विषय जो है इसमें पढ़ाए जाते थे। तो आप समझिए कितना डेवलप था उस समय हम लोगों का देश, जब तक्षशिला विश्वविद्यालय रहा होगा। प्रेजेंट टाइम में इस समय ये पाकिस्तान में अवस्थित है, और पाकिस्तान भी तो पहले भारत का ही हिस्सा था। तो यह किस नदी के किनारे अवस्थित था? तो सिंधु और झेलम नदी के बीच में अवस्थित था तक्षशिला। इस समय कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में। चलिए, नेक्स्ट है, भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकला कहाँ मिलती है? कब के समय की नवपाषाण काल? महत्वपूर्ण है। ये कहाँ मिलती है? भीमबेटका से। भीमबेटका है कहाँ पे? ये है मध्य प्रदेश में, एमपी में। और यह जो है ये यूनेस्को की धरोहर में भी शामिल है। चलिए, नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? इब्न बतूता जो है यह भारत आया था। महत्वपूर्ण फैक्ट है। यह किसके शासनकाल में आया था? तो यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ये एक प्रश्न और ये बनता है कि ये इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? तो ये मोरक्को का यात्री था। कहाँ का? मोरक्को का। अच्छा, इसके बारे में एक और फैक्ट महत्वपूर्ण है कि इसे जो है अपना राजदूत बनाकर मोहम्मद बिन तुगलक ने कहाँ भेजा था? तो चीन भेजा था। अच्छा, सारा विवरण इसके बारे में, इब्न बतूता के बारे में जो है कहाँ मिलता है? तो रेहला पुस्तक से मिलता है। इतने फैक्ट महत्वपूर्ण। चलिए, नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको दिया जाता है? भक्ति आंदोलन को श्रेय जो है रामानंद को दिया जाता है। किसको? रामानंद को। अच्छा, ये शिष्य किसके थे? तो रामानुजाचार्य जो थे उनके शिष्य थे, और इन्होंने ही यहाँ आके राम की भक्ति शुरू की, और राम की भक्ति से ही मतलब उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ। चलिए, नेक्स्ट है, 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? ये सबसे पहले ये देखते हैं कि पहले कौन थे। तो पहले कौन थे? तो पहले गुरु नानक थे। पहले से गुरु नानक थे, और आखिरी जो थे गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और ये कौन से थे? 10वें थे, 10वें सिख गुरु। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह जी को जो है खालसा पंथ की स्थापना का श्रेय भी दिया जाता है, यह भी याद रखिए। चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था? जो टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं उन्हें तो पता होगा एकदम आसानी से, इसको कई बार हम लोगों ने प्रश्न में सॉल्व भी किया है। कब हुआ था गोलमेज सम्मेलन? तो 1930 में पहली बार हुआ था, 1931 में, और फिर जो है 1932 में होता है तीसरा। अच्छा, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन 3 नहीं थे, एक ही होना था, और एक ही में सब कुछ फैसले ले लेने थे कि कैसे राजनीतिक हस्तांतरण होगी, कैसे कैसे जो है आगे शासन चलाया जाए, यही सब पे डिस्कशन करना था अंग्रेज़ों का। क्योंकि भारतीय प्रभुत्व जो था, भारतीय लोगों का जो दल बना के ये लोग चल रहे थे, वो काफ़ी स्ट्रांग हो चुका था, उसी का डर था। तो इसलिए 3 करने पड़े, क्योंकि इसमें कांग्रेस बहिष्कार कर रही थी। तो अंबेडकर जी के द्वारा जो है ये तीनों जो है सम्मेलन में भाग लिया गया था। सेकंड में महात्मा गांधी जी भाग लिए थे कांग्रेस की तरफ से, दूसरे में, सेकंड में
बस एक ही में कांग्रेस भाग भी ली थी। चलिए नेक्स्ट है 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? महाड़ सत्याग्रह महत्वपूर्ण है, कुछ नए फैक्ट जब आपको दिखते हैं तो तुरंत अलर्ट हो जाइए। ये कौन है, किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा किया गया था। इस आंदोलन का जो संबंध था वो एक तालाब से पानी लेने के लिए दलितों के उससे रिलेटेड था कि दलित पानी नहीं ले पाते थे, उसी के लिए आंदोलन शुरू किया था BR अम्बेडकर जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था? नेताजी किसे कहा जाता था? तो सुभाष चंद्र बोस को। अच्छा, नेताजी इन्हें बोला कौन था? हिटलर ने। आप सोचिए कितनी ताकतवर ये थे कि इन्हें हिटलर ने नामकरण दिया था कि आप एकदम नेता जैसे हैं। हमारे संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने के लिए जो है परिकल्पना की गई है? तो पंचायत से रिलेटेड कौन सा है? भाग 9। कितनी बार हम लोग देख चुके हैं भाग 9। अनुसूची की बात अगर आती है तो कितनी है? अनुसूची 11, अनुच्छेद जो है 243। महत्वपूर्ण, आप लोग याद रखिए भाग 9। चलिए नेक्स्ट है भारतीय संविधान को माना गया है। भारतीय संविधान को क्या माना गया है? तो देखिए यह अर्धसंघात्मक संविधान है। अर्धसंघात्मक इसका मतलब क्या हुआ? रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक है हमारा संविधान। ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब। न तो संघीय है न तो एकात्मक है, संसदीय मतलब सभी चीज़ों को समाहित करते हुए ये बनाया गया है संविधान। चलिए नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में समाहित किया गया है? देखिए एक ऐसा संविधान है हम लोगों का जो अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए भी कार्य करता है। तो यह कौन से सेक्शन में दिया गया है? यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में दिया गया है। अच्छा, आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल जो है अनुच्छेद जो है वो है 51। अनुच्छेद भी पूछा गया कई बार, आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखें। अच्छा, एक और चीज़, DPSP लिया कहाँ से गया है? ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया। चलिए नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 224 से 229 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? अनुच्छेद 224 से 229 किससे संबंधित है? ये है चुनाव आयोग से। चुनाव कराने से, चुनाव आयोग का गठन से लेकर सारी विभिन्न क्रियाएं जो है चुनाव की इसी अनुच्छेद में समाहित किया गया। अच्छा, ये भाग किस भाग में है? तो भाग 15 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है? भारतीय कृषि की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं? यह मानसून पर निर्भर है, सीधी सी बात है। अगर मानसून नहीं हुआ तो हमारे यहाँ की कृषि चौपट। कृषि पर जनसंख्या का दबाव है, बहुत ज़्यादा दबाव है। यह निर्वाह कृषि है, निर्वाह करने के लिए कृषि है, निर्वाह मतलब जीवन यापन के लिए, तो सही बात है। इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता है, अगर यही होता तो शायद एग्रीकल्चर की स्थिति कुछ और होती, तो यही गलत है। इसके सिवा कुछ और अन्य भी जो मुख्य विशेषताएं हैं उसे भी आप लोग जानिए कि ये जीविकोपार्जन के लिए जो है एग्रीकल्चर किया जा रहा है हमारे देश में। प्लस जोतों का आकार जो है वो छोटा है, छोटा जो है जोतों का आकार है। आप देखेंगे छोटे छोटे लैंड पे खेती होती है, अगर बड़े मिला के करें तो वो जो कॉस्ट आती है वो कम हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट है भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो नागपुर में है, महाराष्ट्र में। अच्छा, इसकी दो और क्षेत्रीय जो है अर्थात आप समझ लीजिए ब्रांच हैं, कौन कौन से हैं? तो हरियाणा में है एक तमिलनाडु में है। हरियाणा एंड तमिलनाडु में ब्रांच। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? मणिपुर की झील, एकदम आसान सा सवाल। कौन सी है? लोकटक, कटक कटक मणिपुर। चलिए नेक्स्ट है हवाई ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? कौन सी? हवाई ज्वालामुखी जो है यह किसका उदाहरण है? देखिए हवाई ज्वालामुखी जो है ना वो सील्ड वोल्केनो का उदाहरण है। अब सील्ड वोल्केनो है कौन सा? तो ढाल ज्वालामुखी जिसे कहा जाता है उसका उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट है इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है जहाँ से टेक्टोनिक प्लेटें मिलती हैं? देखिए मान लीजिए ये कोई प्लेट है, ये कोई प्लेट है, यहाँ पे अगर कुछ हलचल होगी तो क्या होगा? यहाँ पे हमेशा भूकंप आएगा। चक्रवात, भूस्खलन, बाढ़
ये सब चीज़ें नहीं आएंगी, ये सब चीज़ें तो बारिश वारिश में कहीं और आती हैं। भूकंप के क्षेत्र माने जाएंगे जहाँ प्लेटें टहलती हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? परमाणु ऊर्जा एजेंसी तो जो मुख्यालय है वो वियना में है। अच्छा, वियना कहाँ की राजधानी है? ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। और आप लोग ये कब जो है इसका गठन हुआ था यह भी याद रखें, 1957 में। चलिए नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझावों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एशिया के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया अर्थशास्त्र में। महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसे वस्तु उन्मुख होना चाहिए, यही इसी चीज़ पे तो उन्होंने लड़ाई की थी। वस्तु उन्मुख नहीं होना चाहिए। अर्थव्यवस्था जो है कैसी होनी चाहिए? जन उन्मुख होनी चाहिए। लोगों को पैसों से समृद्ध करना है, लोगों को सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वस्तु उन्मुख, वस्तुएं सभी जगह उपलब्ध हो जाएंगी, उससे क्या हो रहा है? लोगों को जो आवश्यकताएं हैं वो मिलनी चाहिए। सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए। देखिए, अगर आप ये पहचान लिए कि इसे वस्तु उन्मुख नहीं होनी चाहिए तो आप देखेंगे तो एक जो है कितने ऑप्शन में? 3 में है। आपका आंसर आ चुका। ऐसे छोटे मोटे ट्रिक भी आप लोग इस्तेमाल करिए। जहाँ मल्टी स्टेटमेंट आता है, आपको जो आता है सबसे पहले वही लगाइए। या तो गलत है या तो सही है। जो गलत है वो पकड़ लिए, तब भी आप देखिए कौन से कितने कट रहे हैं आपके। या तो सही है तो वो पकड़ लीजिए, तो आप देखिए कितने कट रहे हैं। इसे जन उन्मुख होनी चाहिए, सही बात है। सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, ये भी सही बात है। विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। ऐसा ना हो कि विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ने के कारण जो है देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाए। चलिए नेक्स्ट है सामानों के वर्गीकरण के लिए प्रयोग होने वाली सामंजस्य वस्तु विवरण और कोडिंग प्रणाली HS निम्नलिखित में से किसके लिए लाभकारी होगी? यह किसके लिए लाभकारी होगी? तो यह सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के लिए जो सामानों का वर्गीकरण है उसके लिए लाभकारी होगी। नेक्स्ट है रेखांकन के सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय बना रहेगा और काम करता रहेगा तथा कोई अंतिम निर्धारित तिथि नहीं होगी। तो देखिए, सुनाम प्रतिष्ठान जो है यह लेखांकन के सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय बना रहेगा और काम करता रहेगा तथा कोई अंतिम निर्धारित तिथि नहीं होगी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला? आइए देखते हैं मैप पे। सभी जिले आज देख लेते हैं बिहार से जो अटैच हैं। ये कौन सा है? ये सबसे पहले सोनभद्र। फिर जो है कौन सा है? वो चंदौली है। ये देख रहे हैं ना, ये चंदौली है। फिर ये बॉर्डर जो लगा है ये है गाजीपुर। और उसके बाद यहाँ देखेंगे आप, ये जो अलग हो रहा है ये है बलिया। उसके बाद फिर देवरिया आता है, देवरिया यहाँ तक आता है। फिर उसके बाद आता है कुशीनगर। कुशीनगर के बाद फिर आता है कौन सा? बहुत थोड़ा सा महाराजगंज। चलिए, इस प्रकार कौन कौन से हुए? सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, इतने जिले अवस्थित हैं। इसमें से कौन था? इसमें जो था बलिया। सही जवाब होगा कौन सा? बलिया। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती? उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, ये तो लगभग सभी लोग बता लेंगे। कपास हमारे यहाँ आसानी से नहीं होती। गेहूँ, तिलहन, चावल, ये सब बहुत ज़्यादा पैदावार होती है। ऐसा नहीं होता कि कपास पैदा नहीं होगी, किया जाएगा तो होगी ही, लेकिन प्रचलन की फसल नहीं है। बाकी चीज़ें जब आसानी से हो रही हैं तो वो क्यों। नेक्स्ट है आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? यह तो जो है प्रश्न में पोलिंग पे भी दिया था, सभी लोगों ने इसका सही जवाब दिया, प्रतापगढ़। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा हैंडलूम उत्पादन केंद्र के लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ जो है वो चिकन कारीगरी के लिए है। कपड़े पे जो है चिकन कारीगरी की नक्काशी होती है। पीछे वाले टेस्ट पेपर में हमने इमेज से के साथ जो है पूरा समझा था। पूरा टेस्ट पेपर आप लोग देख लीजिए, कई जगह इमेज जो है ना ऐड नहीं किए जा रहे हैं। इसलिए नहीं किए जा रहे हैं कि पुराने टेस्ट पेपर में किए गए हैं, उनको अच्छे से समझाया भी गया है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो रेल इंजन संयंत्र उत्तर प्रदेश के कहाँ अवस्थित है? तो मुगल सराय क्षेत्र कहाँ पे? वाराणसी। मुगल सराय क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट है भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया है, जो कहाँ अवस्थित है?
कौन सा भव्य जैन स्तूप, ये कहाँ पे अवस्थित है? तो ये मथुरा में अवस्थित था। कहाँ पे? मथुरा में। चलिए नेक्स्ट है, प्राचीन पुरुषों द्वारा चाक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं? प्राचीन पुरुषों के द्वारा बनाए गए चाक से बनाए गए थे चित्र, ये कहाँ पे मिला है? तो मिर्ज़ापुर में। कहाँ? मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर के कौन से क्षेत्र में? तो यहाँ पे जो विंध्य पर्वतमाला है, पर्वतमाला, वहाँ पे मिले हैं। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर केमिकल टेक्नोलॉजी कहाँ अवस्थित है? केमिकल टेक्नोलॉजी, यह हैदराबाद में। नेक्स्ट है, जेट इंजन किस घटना के आधार पर काम करता है? तो जेट इंजन किस घटना के आधार पर कार्य करता है? तो रैखिक संवेग, रैखिक संवेग का संरक्षण। ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, पुराना आया है, आप लोग याद रखिए। धावन सोडा या धावक सोडा किसका साधारण नाम है? धावक सोडा। धावन सोडा या धावक सोडा किसे कहते हैं? खाने वाला सोडा? नहीं, धोने वाला सोडा। धोने मतलब अर्थात डिटर्जेंट। इसका सूत्र क्या होता है? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, जो खाने वाला सोडा होता है उसे क्या बोलता है? तो सोडियम बाई कार्बोनेट बोला जाता है। यह धोने वाला सोडा है अर्थात डिटर्जेंट। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से उद्योगों में वॉशिंग सोडा का प्रयोग नहीं होता है? देखिए, वॉशिंग सोडा का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? तो शीशे के उद्योग में होता है, बोरेक्स के उत्पादन में यहाँ पे भी होता है, पानी के स्थायी खारेपन को हटाने के लिए देखिए थोड़ा सा अगर वॉशिंग सोडा डाल दिया जाता है तो वो मृदुल वाटर बन जाता है, पूरी तरह से नहीं लेकिन उतना खारापन उसमें नहीं आता। उसके बाद फिर रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में तो ये नहीं होता, इस कार्य के लिए प्रयोग नहीं होता वॉशिंग सोडा, बाकी सभी कार्य के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, 4 दिए गए हैं मिलाने के लिए, 4 विकल्प दिए गए हैं। देखिए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कैसे करते हैं। अब देखिए, लेरिंगाइटिस, इंसेफ्लाइटिस, ओटाइटिस और हेपेटाइटिस, अब इतने प्रकार के टीस दिए गए हैं कि याद नहीं है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का एक बस छोटा सा ट्रिक है कि हम लोग थोड़ा बहुत सुने हैं, क्या सुने हैं, एक चीज़ जानते हैं, वो है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस रोग हमेशा होता रहता है, तो यह कहाँ होगा? यह यकृत से रिलेटेड। बस हम लोगों को आंसर मिल चुका है। चौथा जो है किससे मैच कर रहा है? तीसरे से। ये रहा आंसर। ऐसे प्रश्न बता रहे हैं आपको बहुत ट्रिकी बनाए जाते हैं, आप बस थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास किया करिए। देखिए अब चलिए मैच करा लेते हैं। ओटाइटिस क्या है? यह कान से संबंधित है। और इंसेफ्लाइटिस रोग जो है यह किससे संबंधित है? तो यह जो है दिमाग से संबंधित है। और लेरिंगाइटिस यह जो है गला से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट, हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? जो प्रोटीन हम लोग खाते हैं वो किसके लिए खाते हैं? केवल ऊर्जा के लिए? नहीं, गलत है। ऊर्जा और वृद्धि के लिए हो सकता है, आगे देखते हैं। वृद्धि और मरम्मत के लिए और केवल वृद्धि के लिए, तो यह भी नहीं होगा। वृद्धि और मरम्मत के लिए सही जवाब होगा, क्योंकि आप लोग एक चीज़ ध्यान दिए होंगे कि जब भी कोई बॉडी बिल्डिंग करने जाता है, जिम विम ज्वाइन करता है, तो उसे आप देखेंगे बार बार प्रेफर किया जाएगा कि प्रोटीन की मात्रा आप मेंटेन रखिए। ऐसा क्यों होता है कि शरीर में जो मसल होते हैं, मान लीजिए ये उनकी बॉडी है, ये हाथ हुआ और ये उनकी बॉडी है, तो जब ये एक्सरसाइज करेंगे तो अंदर के जो सेल्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं, ब्रेक होकर नए सेल बनेंगे थोड़े से बड़े साइज लेके, इसी से उनकी बॉडी निर्मित होती है। तो ये सेल जो ब्रेक हुए हैं उनको निर्मित करने के लिए जो है प्रोटीन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है शरीर को, और शरीर जो है प्रोटीन से ही मरम्मत के कार्य ज़्यादा करता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कॉलोनियल के रूप में रहता है? कौन सा जीव जो है वो कॉलोनी बना के रहता है? तो ये है वॉलबॉक्स। यह क्या है? एक शैवाल है। नेक्स्ट, जून 2022 में राष्ट्रमंडल के शासनाध्यक्षों की 26वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? 26वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? देखिए यह बैठक जो हुई कहाँ हुई? किगाली में। किगाली में। अच्छा, इस बैठक, राष्ट्रमंडल का जो बैठक हुआ ना, इसमें महत्वपूर्ण एक चीज़ ये है कि यहाँ पे 2 देशों को उन्होंने सदस्यता दी गई है। अफ्रीका के 2 देश हैं, कौन कौन से हैं? एक है गैबन और दूसरा है टोगो। याद रखिए, ये भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत में कब से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया?
तो 1 जुलाई 2022 से। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस, पंचायती राज से प्रश्न भर भर के पूछे जाते हैं और टेस्ट पेपर में भी भर भर के आ रहे हैं, 24 अप्रैल को। अच्छा, पंचायती राज जो है सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया था? राजस्थान, नागौर जिला। आप लोग याद रखिए। बाकी ऊपर हम लोगों ने देखा भाग कौन सा, अनुच्छेद कौन सा है, अनुसूची कौन सी है। नेक्स्ट है, मई 2022 में किसने नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में पदभार जो है ग्रहण किया है? ये मई 2022 में काफ़ी महत्वपूर्ण नियुक्ति थी। नए उपाध्यक्ष के रूप में कौन पद जो है ग्रहण किए थे? डॉक्टर सुमन के बेरी, इनके द्वारा किया गया था। किसके स्थान पे आए थे? तो स्थान जो ग्रहण किए थे वो राजीव कुमार के स्थान पर। चलिए नेक्स्ट है, डायमंड लीग फाइनल 2022 में डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन है? डायमंड लीग ट्रॉफी। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है डायमंड लीग ये जो हुआ था ये हुआ कहाँ पे? तो ये हुआ ज्यूरिक में। ज्यूरिक ये कहाँ पे है? ये है स्विट्जरलैंड। तो पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा पहले भारतीय बने। नेक्स्ट है, किसे 18वीं जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? देखिए टेस्ट पेपर से भी ना फैक्ट निकाला करिए आप लोग। कौन सी विधानसभा चल रही है? 18वीं। ये भी ध्यान रखिए, ऐसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं कि इस बार विधानसभा कौन सी चल रही है। तो किसे बनाया गया है? तो सतीश महाना को। नेक्स्ट है, भारत की पहली स्टील स्लैग रोड किस शहर में बनाई गई है? पहली स्टील स्लैग रोड ये जो है सूरत में बनाया गया। स्टील स्लैग रोड मतलब जो अवशिष्ट होते हैं स्टील के, अर्थात स्टील कंपनी जो निर्माण करती हैं विभिन्न चीज़ें, तो जो इसमें अवशिष्ट निकलते हैं उसे डाल के रोड में मिक्स करके उसे बना दिया जाता है रोड। नेक्स्ट है, मई 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 किसने जीता है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज कई बार ये कई परीक्षाओं में आ भी चुका है, बहुत महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट है और अभी तक जब तक एग्जाम हो नहीं जाते, मतलब 2022 पूरी तरह ख़त्म नहीं होता, ये महत्वपूर्ण बना रहेगा। ये है गीतांजलि श्री। अच्छा, इनकी पुस्तक कौन सी थी? तो रेत समाधि। अच्छा, एक बात और महत्वपूर्ण है कि जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है यह हमेशा अंग्रेजी भाषा के पुस्तक को दिया जाता है, लेकिन इनकी पुस्तक तो हिंदी में थी। तो इस पुस्तक को अंग्रेजी में रूपांतरित कौन किया था? रूपांतरित जो किए थे वो थे डेजी राकवेल के द्वारा जो है इसका अनुवाद किया गया था और उसका जो नाम दिया गया था अंग्रेजी में वो था, आप लोग नोट करिएगा, टॉम्ब ऑफ सैंड। चलिए इतने फैक्ट महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? क्या नाम था पहले उसका? हेली नेशनल पार्क। कौन था? जिम कॉर्बेट। कब हुआ था? 1936। कहाँ पे अवस्थित है? उत्तराखंड। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, जिम कॉर्बेट। ये कहाँ पे है? यूके, उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम मत पहुँच जाइएगा। काजीरंगा असम। कहाँ पे है? असम में। कान्हा कहाँ पे है? एमपी। गिर जो है कहाँ है? गुजरात। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? राष्ट्रीय उद्यान तो है लेकिन कौन सी है? सागरीय। कौन सा है? देखने में ही लग रहा है मन्नार की खाड़ी। सुंदरबन मत लगाइएगा, ये अंदर है। मन्नार की खाड़ी जो है सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए इस प्रकार साथियों 50 प्रश्नों का ये श्रृंखला समाप्त हुआ। आपके कितने सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोगों का ढेर सारा प्यार ऐसे ही बना रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।